कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपना जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु, उसी का पार्ट नंबर 4 आज अपन पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट को पढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जो है ज्योग्राफी भाई ओंकार सर, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। इस सीरीज में अपन लोग जो राजस्थान का भूगोल पढ़ रही हैं, ये राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सभी भर्तियों में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। शुरू करें। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। कौन सा टॉपिक है बताओ? राजस्थान की जलवायु का टॉपिक आज हमें पढ़ना है। और इसी टॉपिक के विषय में अगर हम चर्चा करें तो आज का जो हमारा जो विषय है, देखिए हमने पिछली कक्षा में एक ऋतु पढ़ी थी जिसका नाम था ग्रीष्म। कौन सी बताओ? ग्रीष्म ऋतु को हमने पढ़ा था। और आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु बताओ? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु की अगर हम लोग चर्चा करें तो भाई एक सीधी सी बात ये है कि ये कब से कब तक होती है, तो आपको कहना है मध्य जून से मध्य जून से सितंबर। बोलो कहां से? मध्य जून से सितंबर तक जो राजस्थान में जो ऋतु मानी जाती है उसी ऋतु को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु कहा जाता है। आप लोगों को ये चीज ध्यान में रख लेनी है। अब प्रश्न ये बनेगा कि भाई ये जो वर्षा ऋतु है ये जब राजस्थान में आती है या हमारे भारत में आती है, या विशेष इसमें क्या है? देखो, वर्षा ऋतु की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज तो हमारे सामने बड़ी सीधी सी आती है। भारतीय जलवायु को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। देखो, भारतीय जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? भाई भारतीय जो जलवायु है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भारतीय जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो देखिए ध्यान रखिए, अब ये जो मानसून शब्द यहां पे आया, तो ये मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के, कौन सी भाषा के? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। कौन से शब्द से? मौसिम शब्द से बना है। और ये जो मौसिम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, तो ये होगा पवनों के अनुसार ऋतुओं में
होने वाला परिवर्तन। देखिए, मानसूनी जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। कौन से शब्द से? मौसिम शब्द से बना है, जिसका शब्द, ये जो मौसिम शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है पवनों के अनुसार ऋतुओं में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो मानसून का जो सर्वाधिक अध्ययन किया है सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिपोलस। भाई सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है हिपोलस, मानसून का अध्ययन करने वाले। एक नाम आता है अल मसूदी का, जिन्होंने मानसून का क्या किया है? अध्ययन किया है। भाई ऋतुओं के अकॉर्डिंग, पवनों के अनुसार ऋतुओं में क्या होना? परिवर्तन होना। तो मतलब सीधा सा है, भारत में 6 माह हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं, और 6 माह है स्थल से जल की ओर चलती हैं। भाई ये चीज ध्यान में रख। भाई 6 महीने भारत में जो हवाएं हैं वो स्थल से जल की ओर चलती हैं, और 6 महीने स्थल से जल की ओर, और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जब ये जल से स्थल की ओर चलती हैं और भारत में जब प्रवेश करती है ये हवाएं, तो इनको बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या बोला जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। और जब यही जो हवाएं हैं जो स्थल से जल की ओर चलती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि लौटता हुआ मानसून, जिसको मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोलो। उत्तर पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। और लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर हमारे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे क्या करता है? वर्षा करता है। चेन्नई में भी अच्छी बारिश उसकी वजह से होती है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब लंबवत, मतलब 21 जून को जो होता है ना, वो सूर्य क्या क्या करता है कि कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या गिरती हैं? सीधी गिरती हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में जून का महीना क्या होता है? अत्यधिक गर्म महीना होता है। कौन सा? जून का महीना, है ना। हालांकि दक्षिणी भारत का जो सबसे गर्म महीना रहता है वो मई का रहता है। लेकिन ऑल ओवर भारत में अगर देखा जाए तो जून का महीना अत्यधिक गर्म महीना माना जाता है। और राजस्थान में भी जून का महीना क्या होता है? अत्यधिक गर्म होता है। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। दूसरा देखो, यहां पे अगर हम बात करें, लंबवत चमकता है, उसके बाद क्या होता है ना। हम लोग कह सकते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय अभी सरण क्षेत्र, जिसको आप कह सकते हो ITCZ। ITCZ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है।
भाई कहाँ तक पहुंच जाता है? देखो, अंतः उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है भाई, ये होना तो कहाँ चाहिए? कर्क रेखा तक होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक पहुंच जाता है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है। मतलब वहां पे तापमान बढ़ता है। तो आप यूं कह सकते हो कि इस समय थार का मरुस्थल अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? थार का मरुस्थल अत्यधिक गर्म हो जाता है। हो जाता है, जिसके कारण यहाँ तापमान बढ़ता है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है ना? तो ये ध्यान रखना है, जब तापमान बढ़ेगा, भाई तापमान बढ़ा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। और जब वायुदाब कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है भाई, इस धरातलीय भाग पे पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, खास करके थार का मरुस्थल भारत है, पाकिस्तान का पश्चिमी जो भाग है भारत का, वहां पे क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है, जिसकी वजह से जो जलीय हवाएं हैं वो निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। देखो, हवाओं की एक प्रकृति होती है कि वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो इसी के कारण हिंद महासागर में इस समय देखो, इस समय हिंद महासागर में क्या बनता है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो हवाएं जो हैं हिंद महासागर से जो भारत की ओर आती हैं, उन्हीं हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं सीधी सी। तो देखो, यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, इस समय हिंद महासागर में निम्न वायु दाब का निम्न वायु दाब का निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। बनता है पौने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की और प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। और एक और चीज ध्यान रख लेना, अर्थात इस समय पवने जल से स्थल की और चलना प्रारंभ कर देती
भाई किधर से किधर चलती हैं? जल जल से स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। भाई किधर से किधर चलती हैं? जल से स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो देखो आप यूं समझो, है ना। अब यहाँ पे मैं सीधी सी बात आप लोगों से करूं कि देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक महाद्वीप देखने को मिलता है और इसको अपन लोग बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ अगर आप देखोगे इस तरीके से, ये अपना भारत है और यहाँ एक महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आप देखोगे तो एक चीज बड़ी सीधी सी समझ में आप लोगों के यहाँ पे आएगी कि इस अफ्रीका के बीचों बीच इधर से एक रेखा गुजरती है और इसी रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री। इक्वेटर बोल सकते हैं, या इसको भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, या इसको विषुवत रेखा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा, या इसको क्या बोल सकते हो? विषुवत रेखा। समझ रहे हो? अब देखो एक चीज यहां पे जो समझने वाली जो चीज हमारे लिए है वो क्या है? ये जो सागर है यहां पे इसको बोलते हैं हिंद महासागर। भाई इसको इंडियन सी बोला जाता है ना। और इसके यहां पे अगर आप देखोगे ना तो यहां पे कौन है? मेडागास्कर। कौन है बताओ? मेडागास्कर। समझ रहे हो? अब ये जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका है। कौन है बताओ? अफ्रीका महाद्वीप है ना। और ये कौन सा है? आपको कहना है ऑस्ट्रेलिया है। कौन है यहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया है ना। यहाँ पे अपने इंडोनेशियाई द्वीप समूह है जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी देखने को उनको मिलता है। अब ये अपना भारत है। यहाँ पे एक चीज बड़ी सीधी सी आप लोगों को समझनी है। यहाँ पे है अरब सागर, अरब सागर। और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कौन है बताओ? बंगाल की खाड़ी। अब इसमें एक चीज आपको यहां पे समझनी है। वो क्या समझनी है? जो विशेष मैं आप लोगों से बात करूं तो वो आपको ये समझ लेनी है कि देखिए हमारे ये जो 0 डिग्री के दक्षिण वाला भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। हमारे जो व्यापारिक पवने हैं, कौन सी पवने? व्यापारिक पवने। देखो विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन सी पवने? व्यापारिक पवने। तो ये जो व्यापारिक पवने हैं आप देखोगे इनका जो डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में रहता है वो ये रहता है इस तरीके से। ये डायरेक्शन रहता है इनका व्यापारिक पवनों का। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। भाई आप यूं समझ लो, जैसे ये हमने कहा इस तरीके से, है ना। तो ये आपने 0 डिग्री बनाया, है ना। तो व्यापारिक पवने इस तरीके से चलती हैं यूं। ये इनका डायरेक्शन है, इनका व्यापारिक पवनों का, है ना। भाई 30 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में हमें व्यापारिक पवने देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है कि ये जो व्यापारिक पवने हैं इनकी जो सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि हम लोग यूं कह सकते हैं कि इनकी जो दिशा है ना, देखो ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है? वो होती है दक्षिण पूर्व। कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व होती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो दिशा है इसकी दक्षिण पूर्व, देखो यहां पे दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व है। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। लेकिन देखिए एक फेरल का नियम है, या आप यूं कह सकते हो कोरोलियस बल के प्रभाव के कारण, फेरेल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब ये हवाएं, जैसे ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, जो ही ये इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज। अब ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इतना स्पेस नहीं होता है यहाँ पे कि व्यापारिक पवने चलती हों ज्यादा।
ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि ये वो प्रभावित करें। लेकिन ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, जब ये क्या करती हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो ये यहाँ अफ्रीकी हॉर्न से भी टकराती हैं। ये इसको अफ्रीकी हॉर्न बोला जाता है, यहां से ये टकराएंगे। भाई इसको क्या बोला, अफ्रीकी हॉर्न से टकराएंगे या श्रृंग बोल सकते हैं। जब ये इससे टकराएंगे यूं, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इनका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अब ये जो डायरेक्शन इनका चेंज हुआ ना, इन्हीं को क्या कहेंगे अपन, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने। क्या कहेंगे बताओ, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने। अब ये जो दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने, देखो डायरेक्शन चेंज हुआ ना इनका। अब ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, इसी को क्या बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। ठीक है। अब ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं, देखो जल से स्थल की ओर बढ़ रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता देखो, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, ये दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है। एक तो अरब सागरीय मानसून शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा के रूप में इसने क्या किया, भारत में प्रवेश किया। और यह समझने वाली बात है कि भारत की मुख्य भूमि पे मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो आपको कहना है कि भारत की मुख्य भूमि पे मानसून सबसे पहले पहुंचता है कोरोमंडल तट केरल में। कहां पहुंचता है बताओ, ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा कोरोमंडल, सॉरी ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहां पे इसको हम लोग बोलेंगे मालाबार तट। और ये कहां पे है, केरल। ये जो मालाबार तट केरल में है ना, मालाबार तट केरल में मानसून सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि पे पहुंचेगा, ये ध्यान में रख लेना है। अब मालाबार तट पे मानसून भारत की मुख्य भूमि पे पहुंचा कब, तो आपको कहना है जून का प्रथम सप्ताह। कौन सा बताओ, जून का प्रथम सप्ताह है। भाई जून के प्रथम सप्ताह में पहुंचेगा। लेकिन आपको प्रश्न यूं ध्यान में रखना है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये सबसे पहले भारत के कहां पहुंचेगा, मतलब भारत के कौन से स्थल पे पहुंचेगा। ये प्रश्न रीट में, टेट में पूछा गया, आर टेट में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में, राजस्थान में, और विशेष रूप से जो प्रश्न राजस्थान में पूछा गया टेट में, आर टेट में, वो जो प्रश्न है वो यहां से पूछा गया था कि भारत के कौन से स्थान पे सबसे पहले मानसून पहुंचता है। तो यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहले मानसून पहुंचता है अंडमान निकोबार में। कहां पहुंचेगा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, भारत का है। और यहां पे सबसे पहले मानसून पहुंचेगा कब, लगभग 25 मई के आसपास। कब पहुंच जाएगा बताओ, 25 मई के आसपास मानसून भारत के किसी स्थान पे पहुंचेगा। लेकिन भारत की मुख्य भूमि पे मानसून जो है वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, तो आपको कहना है मालाबार तट केरल में पहुंचेगा। यहां पे तेज गरज के साथ बारिश करेगा, जिसको मानसून प्रस्फोटन भी बोला जाता है, मानसून का फटना भी कहा जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है। मानसून ने कितनी शाखाओं में प्रवेश किया, दो शाखाओं में, एक तो अरब सागरीय मानसून शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा। देखो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावी शाखा रहती है अरब सागरीय शाखा, और राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावी रहती है कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। क्योंकि राजस्थान में प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बताऊं आपको, कि ये जो अरब सागरीय मानसून शाखा है, यहां पे अरावली है। क्या है बताओ, अरावली। ये जो अरावली है ना राजस्थान में, ये इस अरावली की अगर बात की जाए तो यहां पे आपको देखने को मिलता है अरावली। अब ये जो अरावली है ना, इसके समानांतर ये अरब सागरीय मानसून पश्चिमी भाग से आगे निकल जाता है। दक्षिणी भाग में जो अरावली का दक्षिणी भाग है, जैसे सिरोही है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, यहां पे जरूर क्या होती है, बारिश होती है। और मानसून सबसे पहले प्रवेश माना जाता है बांसवाड़ा से, लगभग मध्य जून के आसपास। लेकिन मानसून राजस्थान में अक्सर लेट ही पहुंचता है। ये मानसून की सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि लगभग 20 जून के आसपास अपन कह सकते हैं, या कई बार तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून पहुंचता है। ये भी एक सिचुएशन बनती है। तो
अरावली के समानांतर ये क्या होगा, आगे निकल जाता है। भाई ये किसके समानांतर आगे निकल जाता है, तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो अरावली के साथ आगे निकल जाता है। ये एक विशेष बात इसकी बनती है हमारे लिए। लेकिन भारत में क्या होता है इस समय, भारत में यहां पे अगर आप देखोगे ना तो एक पर्वत श्रेणी है, और एक पर्वत श्रेणी भारत में कौन सी है यहां पे, तो आप कह सकते हो भाई हिमालय है। और ये क्या करती है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोक करके भारत में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। तो ये जो यहां पे जो पर्वतीय वर्षा होती है, किसी अवरोध, अवरोध कौन दे रहा है, हिमालय। लेकिन अपनी अरावली ने अवरोध नहीं दिया, किसने दिया, हिमालय ने। इसकी वजह से यहां पे क्या हुई, पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हुई, जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, राजस्थान में ज्यादा वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। भारत में ज्यादा किससे होती है, अरब सागरीय मानसून शाखा से होती है। आपको यह भी समझना है। दूसरा, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय प्राप्त करता है, मासिन राम मेघालय प्राप्त करता है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है झालावाड़। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो माउंट आबू सिरोही है, जहां पे 150 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। जबकि समगांव जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर के करीब ही क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है यहां पे विशेष रूप से। ठीक है, दूसरी बात आपको ये समझनी है, यहां पे हमारे राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो 57.51 सेंटीमीटर होती है, जो आप कह सकते हो लगभग 58 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान में होती है। कितनी होती है, 58 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान में होती है। और राजस्थान की 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। कौन से मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो ये देखो यहां पे हम लोग बात करें थोड़ी सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कौन सा मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखो यहां पे आप लोग ध्यान में रख लेना, आपको बड़ा सीधा सा सिंपल सा आपको क्या समझना है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आप यूं कह सकते हो कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो हिंद महासागर से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, हिंद महासागर से मानी जाती है, इंडियन सी से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। कौन से की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब देखो यहां पे अगर हम लोग चर्चा करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, हिंद महासागर से। उत्पत्ति हिंद महासागर से मानी जाती है, हिंद महासागर से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति बताओ, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कहां से मानी जा सकती है, हिंद महासागर से मानी जाती है ना। क्यों, क्योंकि इस समय हिंद महासागर में उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है और स्थलीय भाग पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है, इसलिए हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं। तो देखो इस समय क्या होता क्या है, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने अफ्रीकी हॉर्न या श्रृंग बोल सकते हैं, अफ्रीकी हॉर्न से टकराकर टकराकर या फेरल के नियम
के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं और मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती हैं? अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसके कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दाईं ओर जब मुड़ जाती हैं तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। अब दक्षिण पश्चिम की ओर होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोला जाता है। ये ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलेंगे। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है। भाई, दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है, तो ये दो शाखाएं कौन सी हो सकती हैं? तो आपको कहना है, नंबर 1 अरब सागरीय मानसून शाखा, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा। तो देखो, इसमें आर्द्रता कितनी है? 65%। और इसमें आर्द्रता कितनी है? 35%। ये ध्यान रखना। तो भारत में ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होती है? अरब सागरीय मानसून शाखा से होती है। जबकि राजस्थान में ज्यादा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। तो बड़ा सीधा सा सिंपल सी बात हमने यहां पे की है। अब आप देखिए, उसके बाद में अब मैं यहां पे चर्चा करूं, जून के प्रथम सप्ताह में अरब सागरीय शाखा मालाबार तट, केरल पे वर्षा करता है ना? तो ध्यान रखना, ये जो सबसे पहले पहुंचता है मुख्य भूमि, भाई भारत की मुख्य भूमि पे मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो आपको कहना है केरल तट पे पहुंचता है और जून के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है। ध्यान रखना, है ना? और अगर हम लोग इसकी बात करें, राजस्थान में यह मध्य जून को बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। कहां करता है? बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा देखो,
बंगाल की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भारत के किसी स्थान पर भारत के किसी स्थान पर अंडमान निकोबार में सर्वप्रथम सर्वप्रथम 25 मई को प्रवेश करती है। तो भाई सीधी सी बात है, आप ध्यान रखना। तो 25 मई के आसपास जो है, जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो हमारे अंडमान निकोबार में क्या करती है, बारिश करती है। तो भारत के किसी स्थान पे सबसे पहले मानसून पहुंचता है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में 25 मई के आसपास। जबकि वही जबकि अगर हम भारत की मुख्य भूमि पे देखें तो केरल पे पहुंचेगा सबसे पहले, और वो जून के प्रथम सप्ताह में पहुंचेगा, है ना। दूसरा प्रश्न देखो, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहाँ करती है बताओ सबसे पहले? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सबसे पहले प्रवेश कहाँ पे करेगी? झालावाड़ में करेगी, है ना, ध्यान रखना है। और ये झालावाड़ भारत राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। भाई ये जो झालावाड़ है, झालावाड़ झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। 100 से 120 सेंटीमीटर। कितनी करता है? 100 से 120 सेंटीमीटर जो वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त करता है, झालावाड़ करता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा राजस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। कहाँ होती है? जैसलमेर में। और कितनी होती है? तो आप कह सकते हो 0 से 10 सेंटीमीटर, है ना। और आप ये भी कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर से गुजरती है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर से गुजरती है। भाई कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। कौन सी रेखा? 10 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रख लेना है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है। एक दूसरा प्रश्न देखो, 50 सेमी या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा राज्य को दो बराबर भागों में विभाजित करती है ना। दो बराबर भागों में विभाजित करती है। देखो एक चीज यहां पे बहुत अच्छी आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई आपसे ये प्रश्न कर ले
बड़ा सीधा सा आपसे प्रश्न कर ले अगला, और ये कहे कि राजस्थान को एक प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली मिलीमीटर वर्षा रेखा कौन सी है, तो आपको कहना है 500 मिलीमीटर। अब प्रश्न बनता है, यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब 500 मिलीमीटर, देखो ध्यान क्या रखना है, बड़ा सीधा सा ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है, देखो यहां पे सीधी सी बात करूं आप लोगों से, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है बताओ, तो आपको कहना है 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है 10 मिलीमीटर, ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न देखो, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला करने वाला स्थान कौन सा है राजस्थान में? माउंट आबू सिरोही। भाई कितनी वर्षा प्राप्त करता है, तो आपको कहना है 150 सेंटीमीटर के करीब वर्षा प्राप्त करता है। जबकि भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करोगे ना, भारत में, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो आपको कहना है मासिनराम। कहां पे है? मेघालय। विश्व में सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। भाई ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है मासिनराम मेघालय। तो इसलिए राजस्थान के माउंट आबू को राजस्थान का मासिनराम भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? मासिनराम कह दिया जाता है राजस्थान को। किसका? भाई मासिनराम, राजस्थान के मासिनराम किसको कह सकते हैं? माउंट आबू को। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कह सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा देखो, यहां पे अगर हम बात करें, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान गांव गांव जैसलमेर। कितनी? 0 से 5 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त करता है? 0 से 5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। कौन? समगांव जैसलमेर। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। दूसरा देखो, यहां पे चर्चा करें हम लोग, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और कितनी होती है? तो आप कहना लगभग 90% वर्षा जो है वो हमें कहां से प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। कौन से मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं। दूसरा देखो, यहां पे हम लोग चर्चा करें, दूसरी बात आपको ये समझ लेनी है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से
होती है। दूसरा देखो, राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो लगभग 58 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 580 मिलीमीटर, इतनी वर्षा राजस्थान में औसत रहती है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। एक प्रश्न आएगा, वर्षा वाला दिन, तो 0.25 सेंटीमीटर जिस दिन वर्षा होगी ना, उसको क्या कहेंगे? वर्षा वाला दिन कहेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है, उसको क्या बोलेंगे? वर्षा वाला दिन बोलेंगे। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरा प्रश्न यहां पे क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बनेगा, तो देखिए विशेष बात मैं आप लोगों से करूं तो यहां पे आप लोगों को यह समझना है कि राजस्थान दोनों मानसून शाखाओं के बीच में आता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में क्या होती है? कम वर्षा होती है। भाई अरब सागर ये शाखा भी आती है, बंगाल की खाड़ी भी वाली भी आती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो देखो क्या कारण है कम वर्षा के कारण? देखो, अरब सागरीय मानसून शाखा के समानांतर अरावली का होना होना अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। किसमें आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है कि यहां कम वर्षा होती है बजाय पूर्वी भाग के। दूसरा देखो, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा 50% आर्द्रता गंगा के मैदान में समाप्त कर चुकी होती है। पश्चिमी भाग में वनस्पति की कमी होना, गर्म हवाओं का चलना, ये भी ध्यान रखना है ना। और ये जो अरब सागरीय मानसून शाखा जो राजस्थान में प्रवेश करती है, इसको कहते हैं पुरवैया। इन मानसूनी हवाओं को राजस्थान में क्या बोल देते हैं? पुरवैया बोल देते हैं। तो आज हमने चर्चा की वर्षा ऋतु की और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विषय में अपन ने चर्चा की। तो अगली चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगली कक्षा में। तो इसके लिए आज आप लोगों को यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि
आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।